हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन की थ्योरी का पार्ट फर्स्ट। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो देखिए, पिछले ईयर्स में जो इससे क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, ग्रेविटेशन वाले से, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 ईयर्स, कितना वेटेज बन रहा है इस चैप्टर का। सो इसका वेटेज आ रहा है 4.49%। और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगर देखा जाए तो देखिए 2024 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन बना था। और एक क्वेश्चन बना था डिफिकल्टी लेवल एवरेज 2023 में, escape velocity पर बेस्ड क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल इजी। 2022 में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आई थी, इस पे भी क्वेश्चन एक आया था और डिफिकल्टी लेवल एवरेज था। 2021 पर यहां पर अगर देखें, देखिए 3 क्वेश्चंस आए थे इससे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अर्थ सैटेलाइट, जिसमें कि हमें टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर इन फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना था। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 3 थे, इसमें से 2 एवरेज डिफिकल्टी लेवल था उनका और एक इजी था। 2020 में जो डिफिकल्टी लेवल था वो एवरेज था और इस पे आया वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये जो ट्रेंड है उसको अगर देखा जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो एवरेज क्वेश्चंस की ज्यादा होनी चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड होनी चाहिए और इन टॉपिक्स के आसपास होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें एक और है कि एवरेज क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होंगे। इन खासकर इन टॉपिक्स पर बेस्ड जो डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको तो करना ही होगा। बाकी हर एक टॉपिक का आपको एवरेज लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करने ही करने हैं, वो आपसे होने लगने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आखिर ग्रेविटेशन क्या होता है। देन जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है वो बदलती है जब अर्थ की सरफेस से हम ऊपर जाते हैं या अर्थ की सरफेस से नीचे आते हैं। तो वो वेरिएशन क्यों आता है, कैसे आता है, फॉर्मूले को हमें कैसे यूज करना है, फॉर्मूले में जो हर एक टर्म है उसका क्या मीनिंग है, इन सबको चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी मोटिव है वो है कि क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होने लग जाए। देन इस पे हम ये भी देखेंगे कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जो जी की वैल्यू पर फर्क पड़ता है वो कैसा होता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड डेप्थ एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। फिर है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जैसे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वही चीज यहाँ पर भी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देन आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर उसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनके बीच का रिलेशन। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि यूनिवर्स में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को आप चूज कर रहे हैं, अगर उनमें मास है तो वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट विद अ फोर्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा भी मास हो, कितना छोटा कितना बड़ा, दो अगर ऑब्जेक्ट की आप बात करें, एक का मास m, दूसरे का एक का मास m1, दूसरे का मास m2, और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, तो आप ये देखेंगे कि वो जो 2 मास हैं m1 और m2, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, उसके लिए रिलेशन निकल कर आता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों बॉडीज के बीच जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो हमें मिलता है इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। तो F बराबर बन जाता है G टाइम्स एम एम बाई आर स्क्वायर। सो यहां पर जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है G, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एसआई सिस्टम पर इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम टू द पावर -2।
और इससे अगर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो ये बन जाता है m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2। तो हो क्या रहा है कि अगर हम, जैसे अर्थ है वो एक ऑब्जेक्ट मान लें और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम मान लें, जैसे कि एक बॉल है तो एक हमारे पास जो प्लेनेट है जिस पे हम रहते हैं, अर्थ, वो बॉल को अट्रैक्ट करती है, ये हमें दिखाई देता है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसी समय पर जो बॉल है वो भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। बट जो एक्सेलरेशन है वो हमें दिखाई देता है बॉल पर। किसकी वजह से? उस अर्थ की वजह से। एक्चुअली अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट बॉल। तो फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है, एक दूसरे पर वो दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट क्योंकि जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा होता है तो उस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत कम आती है। यानी कि हमें देखने में ये लगता है कि अर्थ अपने तरफ सब चीज को खींच रही है, बट एक्चुअल में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। और इस वजह से फिर क्या होता है कि एक बात आती है कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ एक एक्सेलरेशन से खींच रही होती है, उस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा क्यों कहा गया? कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल पर हो, तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स ना एक्ट हो रहा हो। तो उस समय क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया, वो फ्री फॉल की कंडीशन में आया, उस समय जो उस पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा था। तो वहां पर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम बोलते हैं कि उस पे एक एक्सेलरेशन आया ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अगर अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम है, लेट अस सपोज जो अर्थ का मास है वो कैपिटल एम है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो द अर्थ अट्रैक्ट्स अ मास m ऑन इट्स सरफेस विद अ फोर्स F गिवन बाय। तो ये जो मास हमने m कंसीडर किया है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर किया है। उस केस में F की वैल्यू होती है g m m/r²। और अगर हमें इससे एक्सेलरेशन निकालना हो कि इस ऑब्जेक्ट में कितना लगा, तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे स्मॉल m से, जिससे कि हमें एक रिलेशन मिलेगा F बाई एम इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तो यहां से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा जी एम बाई आर स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी निकल कर आई है, यही क्या निकल कर आई है, एक्सेलरेशन। और इस ये क्यों निकल कर आई है? ये निकल कर आई है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि अर्थ की जो सरफेस है उससे 100 मीटर 200 मीटर इस तरीके से वेरिएशन बन पे अगर हम हैं, तो जी की जो वैल्यू होती है वो जी एम बाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, जहां पर एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है और आर जो है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम दूसरे प्लेनेट के लिए लिखना चाहें, यानी कि अब जनरलाइज करके मैं चीजों को आपको बताऊं, तो आप क्या करिए, अपना पेन कॉपी उठाइए और उस पर लिखिए कि स्मॉल जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। जी की वैल्यू क्या है? जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द प्लैनेट नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। या इसी को आप ये समझ सकते हैं कि जी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो अगर हम प्लैनेट की बात करें, यानी कि किसी भी जनरल प्लैनेट की बात करें, तो ये देखो, ये जो कैपिटल जी है वो तो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि ये यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, यही रहेगी। और ये जो कैपिटल एम है वो क्या है? ये कैपिटल एम है मास ऑफ द प्लेनेट। और आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। यानी कि ये जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया वो एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट के लिए। तो क्योंकि यहां पर हम लोग मास ऑफ अर्थ, या ये वाला जो है, ये इसको 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल m लिखा हुआ है।
तो ये मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब मास ऑफ अर्थ इसलिए मैंने कहा है कि आप ये जो सिंबल्स है ना, सिंबल के वजह से आप लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आप याद करते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहीं से आप सारी गलतियां करते हैं। कैसे? आपको याद करना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। तो जब भी बात आएगी कि अगर प्लैनेट हमारा अर्थ है और उसका मास अगर दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg, तो आप इसको पुट कर देंगे उठा के, ठीक है। तो इस पे सिंबल्स की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg है, तो यहाँ पर ये मास ऑफ द प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अर्थ प्लैनेट है, उसके मास को यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। बाकी रेडियस ऑफ द अर्थ आर बराबर हो गया 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। इन सब की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, जी कैपिटल एम आर, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। इनकी वैल्यू जब पुट करते हैं, सो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकल कर आती है, वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पर आपको क्या चीज बताई, यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू है, ये स्मॉल जी, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं बार बार ये इतनी लंबी लाइन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जब हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं, जी की वैल्यू बदलती है। सो ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बहुत सही रहेगा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाए तो उस पर ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, तो ये वही वैल्यू लेकर चली जाती है। तो ऑन द सरफेस बोलिए या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बोलिए। और जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाएं या ऊपर जाएं, यानी कि कुछ गहराई में जाए या कुछ हाइट पर जाएं, तो ये जो जी की वैल्यू है वो बदलती है। और इसको हम कैसे समझेंगे? जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसके वेरिएशन को समझते हैं। So the value of acceleration due to gravity at a height h from the surface of the earth is given by g प्राइम बराबर g टाइम्स r स्क्वायर बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया हुआ है? यहाँ पर अर्थ के सरफेस से जब हम h हाइट ऊपर पर गए हैं तब के लिए है। इसी को हम लोग जनरलाइज करके किसी भी प्लैनेट के लिए लिख सकते हैं। किस तरीके से? समझिए इसको। अगर फॉर अ गिवन प्लैनेट ऑफ रेडियस आर, यानी कि अगर कोई एक प्लैनेट है जिसका कि रेडियस कैपिटल आर है, और उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर इट्स सरफेस वो स्मॉल जी है, तो जब हम उस प्लैनेट की सरफेस से एच हाइट पर जा रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट होगी वो हो जाएगी जी प्राइम बराबर जी टाइम्स आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि ये जो आर है वो है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो इस कंडीशन पर कि ये जो h की वैल्यू है वो बहुत कम हो कैपिटल R से, क्योंकि जैसे अर्थ है, अर्थ के लिए 6400 किलोमीटर्स होता है। ये रेडियस R की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स। तो ये जो वैल्यू है, अगर आप इससे कंपेयर करें 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर ऊपर हाइट जाने पर, तो वो बहुत कम वैल्यू है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर भी ऊपर चले गए तो जो वैल्यू है हमारी आर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इस कंडीशन पर कि एच जब बहुत कम होता है एज कंपेयर टू आर, तो यहां पर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाकर पहले तो क्या करते हैं कि आर नीचे से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो बाहर आता है आर स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और नीचे बचता है 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर 1 बाई सॉरी 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर 2। और फिर क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं ऊपर तरफ, तो ये बन जाता है 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं तो ये बन जाता है जी टाइम्स 1 - 2 एच बाई आर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है, अब इसका क्या मीनिंग है, अब मैं वो आपको समझा रहा हूं। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ये कंडीशन दी हो, यानी कि क्वेश्चन में अगर ये चीज ना दी हो कि एच इज लेस मच मच लेस देन आर, अगर ऐसी कंडीशन ना फॉर्म हो रही हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं
सबसे पहले वही बता देता हूँ कि कहाँ यूज नहीं करना है, क्योंकि आप कैसे भी कहीं पर भी यूज कर लेंगे अगर इसको, तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर आप जी प्राइम बराबर जी टाइम्स 1 - 2h/r करेंगे, जहां पर h है हाइट अबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट और r है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो जी प्राइम बराबर जी टाइम्स 1 - 2h/r हमें मिल जाएगा। इन केस इन केस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये जो फॉर्मूला है जी प्राइम बराबर जी टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एस का होल स्क्वायर, ये एक जनरल फॉर्मूला है। आप किसी भी एच की वैल्यू पर इसको यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पर जाया जाए, अर्थ की सरफेस से हम मेजर कर रहे हैं डी डेप्थ पर, तो वहां पर जी की वैल्यू जो होगी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ पर, वो जी प्राइम बराबर जी टाइम्स 1 - d/r हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग एक जनरल प्लैनेट के लिए पढ़ें, तो ये हो जाएगा एक्सेलरे जी प्राइम बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट का रेडियस r है, डेप्थ जो हमने कंसिडर करी वो d है, और नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो है g। ओके, तो यहां से इस फॉर्मूले से एक चीज निकल कर आती है कि कहीं पर भी आप जी की वैल्यू निकालना चाहें तो कुछ मिलेगी, एक पॉइंट को छोड़। वो कौन सा पॉइंट होगा? एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट या एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एट द सेंटर ऑफ अर्थ या एट द सेंटर ऑफ प्लैनेट जो डी की वैल्यू है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो जब ये डी बाई आर 1 बन जाएगा, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, जी प्राइम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है किसी एक प्लैनेट का, वो जीरो होता है। दूसरी चीज या अगली चीज, एट हाइट h और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एट डेप्थ d। इन फॉर्मूले को अगर आप देखें तो एक जैसे दिख रहे हैं, बस फर्क कितना है, यहाँ पर 2 आ रहा है फैक्टर, यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना ही अंतर है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? मान लीजिए कि इसमें से आपको ये फॉर्मूला याद आ गया, अब आपने गलती से डेप्थ वाले फॉर्मूले पे इसको पुट कर दिया आंसर निकालने के दौरान। जब आप डेप्थ निकालना चाह रहे थे, तो आपने इस फॉर्मूले को पुट कर दिया। तो जैसे आप इसको पुट करेंगे, तो अगर इसको वेरीफाई करना है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया सही है कि नहीं, तो आप एच की जगह पर या जो भी यहाँ पर आप टर्म मान रहे हैं उसकी जगह पर आर पुट कर दीजिए। तो आर बाई आर बन जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पर माइनस है, तो ये बेसिकली बन जाएगा -2 यहाँ पर, इस जगह पर यहाँ पर -2। सो 1 - 2 यानी कि -1। और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माइनस पे हमें नहीं मिलेगी। माइनस का मतलब ये हो गया कि अब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर है और एक्सेलरेशन नीचे से बाहर की तरफ लगने लगा। ओके, तो एट द सेंटर जब हम निकाल रहे हैं, निकालने की आप वही कोशिश कर रहे हैं, बट वो चीज गलत हो जाएगी अगर इस फॉर्मूले में आप h बराबर r पुट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। बात समझ गए? सो जब ये वाला फॉर्मूला होगा, तो d बराबर r पुट करने पर ये 1 के बराबर बनेगा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और इससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट वो जीरो के बराबर हो जाएगी। तो समझ गए इस बात को? अब बात करते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जब अर्थ रोटेट करती है, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस में उसके मौजूद है, तो उस रोटेशन की वजह से उसमें एक फोर्स लग रहा होता है, और जो कि उस अ, एक नेट इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसको फील होती है उस ऑब्जेक्ट को, वो रिड्यूस हो जाती है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ जो जी की वैल्यू है डिक्रीजेज एज स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेज। अब अर्थ की जगह पर आप प्लैनेट रख लीजिए और बाकी सारी चीजें वैसे ही करस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ एल्टीट्यूड इज, तो एल्टीट्यूड हम लोग कुछ इस तरीके से मेजर करेंगे। लेट अस सपोज
इस तरफ से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, सॉरी वो लैम्डा बन रहा है। क्या बन रहा है? लैम्डा। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? लैम्डा बन रहा है। तो देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस में होता है तो टूवर्ड्स द सेंटर उस पे फोर्स लगता है। अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट रखा गया मास m का, ये अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको खींचेगी विद वेट mg या विद फोर्स mg। ठीक है, ये चीज। दूसरा, यहां पर अब इस mg के साथ साथ एक स्यूडो फोर्स भी यहां पर हमें मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, जो कि बेसिकली वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे बोल देते हैं। तो वो हमारा कैसा फोर्स होता है? स्यूडो फोर्स होता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। रोटेटिंग यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस वजह से नॉन इनर्शियल। तो यहां पर जी लेमडा प्राइम बराबर बन जाता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब यहां पर समझ लेते हैं हर एक टर्म का क्या मीनिंग है। आर जो है वो है रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, और लेमडा जो है वो है कि कितने लैटिट्यूड पर बात हो रही है। यानी कि अ, अगर हम लैटिट्यूड जीरो की बात करें, यानी कि लेमडा बराबर जीरो की बात करें, यानी कि वो इक्वेटर्स पर बात हो रही है। और लेमडा बराबर अगर 90 डिग्रीज होता है, यानी कि वो पोल की बात हो रही है। तो जब पोल की बात आएगी, पोल में अब क्या होगा? पार्टिकल अगर यहां पर मौजूद है, यानी कि इस अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही मौजूद है पार्टिकल, तो उसमें रोटेशन वाला इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि उस समय जो लीनियर वेलोसिटी होती है ड्यू टू रोटेशन, उस पार्टिकल की वहां पर हो जाती है जीरो। ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने रोटेशन में समझा था। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। तो द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टू रिड्यूस द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी। तो जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है इज नॉट ट्रूली इन वर्टिकल डायरेक्शन। एट द इक्वेटर्स जो लेमडा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। देयरफॉर इक्वेटर्स पर जो जी प्राइम की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये मिनिमम वैल्यू होती है। और अगर पोल्स की बात की जाए तो लेमडा की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्रीज। उस समय जी प्राइम और जी दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि पोल्स पर जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो मैक्सिमम होती है। और ये आप याद कर पा रहे होंगे उस चीज को जहां बताया जाता है कि इक्वेटर्स के पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, अगर वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एट द पोल वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो इफेक्ट या जो अंतर है वो क्यों आ रहा है? रोटेशन की वजह से भी, और जो बल्जिंग होती है थोड़ी उसकी वजह से भी, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आता है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड की। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका मीनिंग क्या है? तो जैसे कि अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, तो इसके सराउंडिंग में वो सारा स्पेस जहां पर कि कोई अगर दूसरा पार्टिकल लाया जाए ऑफ सम मास, तो ये ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं इसके सराउंडिंग स्पेस में, जहां पर कि ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है, वो कहलाती है इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर हम चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें अगर ये देखें कि जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो वो काफी तेजी से दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वो उसको धीमे अट्रैक्ट करता है। तो इसके बेसिस पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू ग्रेविटेशनल सोर्स।
इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं I इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई एम नॉट, जहां पर एम नॉट क्या है, एक स्मॉल टेस्ट मास है, यानी कि एक छोटे से हम मास की बात कर रहे हैं जो सोर्स मास जो है उसके ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू में कोई फर्क नहीं लाता है। जो एसआई यूनिट होती है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की, वो होती है न्यूटन पर किलोग्राम। तो अब बात आती है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट मास कैपिटल M। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास कैपिटल M है, तो r डिस्टेंस पर, उस पॉइंट पार्टिकल से r डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे एक मान लीजिए सॉलिड स्फीयर आपके पास, और उसकी वजह से अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो एक रफ आइडिया अगर हम लोग लें, जैसे कि हमारा अर्थ है वो भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह कहा जा सकता है, वैसे स्फेरॉइड होता है, थोड़ा सा बल्जिंग होती है उस पे, बट फिर भी वही मान के अगर हम चलें, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r एट अ पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर इज I इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाई स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला का क्या मतलब है? बेसिक आप बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर कोई एक सॉलिड स्फीयर है, जैसे कि अर्थ है अगर माना जाए, और उस सॉलिड स्फीयर या अर्थ की या कोई दूसरा प्लेनेट है जो स्फेरिकल शेप का है, उसका रेडियस कैपिटल आर है अगर, और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी, तो इसमें तीन केस आ सकते हैं। एक तो आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। सो आउटसाइड द सरफेस अगर कोई पॉइंट है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है I इज इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। वहीं पर अगर कोई पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे हो, उस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर हो, तो I बराबर होता है जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। वहीं पर अगर जो पॉइंट है वो उस सरफेस से अंदर है, उस स्फीयर की सरफेस के अंदर कहीं पर पॉइंट है एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, तो I बराबर होता है जी कैपिटल M आर बाई आर क्यूब। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेविटेशन वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले से, जिसपे कि कूलॉम्स लॉ वगैरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उनके साथ एक एनालॉजी डिराइव करते हैं। सो आपको भी पढ़ते वक्त ये ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाले से किस तरीके से रिलेटेड है। अगर आपको ये याद है तो उनको रिलेट करके याद कर लीजिए, अगर वो याद है तो उनसे इनको रिलेट कर लीजिए। तो अगर हम लोग वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक सॉलिड स्फीयर में देखें, तो हमें ये मिलेगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। सरफेस पर पहुंचकर उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद से फिर इसकी वैल्यू घटना चालू हो जाती है, क्योंकि बाहर उस सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शेल। ड्यू टू अ शेल का मतलब कि जैसे प्लास्टिक वाली बॉल आती है ना, आप उसको कट अगर करेंगे तो वो एक शेल है बेसिकली, सिर्फ बाहर बाहर एक पतली सी चद्दर है, अंदर कुछ नहीं, उसके खाली है वो। तो ड्यू टू अ सेल अगर हम देख रहे हैं, और कैसा है, यूनिफॉर्म सेल है, तो ड्यू टू अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सेल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बट अगर उसके अंदर की बात करी जाए, बट एट एनी पॉइंट इन साइड द सेल, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। कहीं पर भी आप अगर अंदर उसके कंसीडर करते हैं, यानी कि जैसे एक बॉल हो आपके पास, प्लास्टिक वाली बॉल, उस तरीके के शेप में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसका मास बहुत ज्यादा हो, फिर उसके अंदर कोई एक पॉइंट चूज करें और कहें कि अच्छा बताइए कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, तो वो जीरो होगी। इनसाइड द सेल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो होती है। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, वो डिफरेंट पॉइंट मासेस की वजह से वहां पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है उसके वेक्टर सम के बराबर
होता है। यानी कि अगर किसी एक पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो निकालनी होगी और फिर उनका करना होगा वेक्टर सम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सारे बोल्ड हैं, यहाँ पर ये क्या है, सारे बोल्ड हैं, आई बोल्ड, इधर आई बोल्ड, इधर आई बोल्ड, सारे बोल्ड हैं, यानी कि सारा ये वेक्टर में इस तरफ सम हो रहा है, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ऐसा करने। अब है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V बराबर हो जाता है लिमिट m नॉट टेंडिंग टू जीरो W बाई एम नॉट, जिससे कि V बराबर हमारा निकल कर आता है माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। इस ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमेशा ही निगेटिव होता है, क्योंकि जब पोटेंशियल में या पोटेंशियल एनर्जी में निगेटिव साइन आता है इसका मतलब होता है कि फोर्स हमारा अट्रैक्टिव है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हमेशा ही नेगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर टर्म है, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल किलोग्राम इनवर्स। अब डिफरेंट डिफरेंट केस पर अगर हम देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो लेट अस सपोज आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, कुछ इस तरीके का एक सॉलिड स्फीयर है, और आप निकालना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन आएगा कि इसके बाहर, इसके सरफेस पे और इसके अंदर। तो एट अ पॉइंट आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर, जैसा कि मान लेते हैं अर्थ है, उसके बाहर कहीं पर अगर हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो होता है माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस V बराबर होता है माइनस जी एम बाई आर, और एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, उस सरफेस के यानी स्फीयर के सरफेस के अंदर अगर कहीं पर पॉइंट चूज करें, V बराबर होता है माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब टाइम्स थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसी को रीअरेंज करके लिखा जा सकता है माइनस जी एम बाई टू आर टाइम्स थ्री माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से ये बन जाएगा V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब टाइम्स थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई टू आर टाइम्स थ्री माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर यानी कि इस फॉर्मूले में अगर आप देखें, अगर आपको एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉल आर की वैल्यू है उसको जीरो लेना पड़ेगा। तो आप इसको जैसे ही जीरो लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा एट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर का या फिर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ये बन जाएगा V इज इक्वल टू माइनस थ्री जी एम बाई टू आर। और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो जी एम बाई आर होता है, ये जी एम बाई जो आर होता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्चुअल में वो वहां पर माइनस साइन भी आता है, तो माइनस जी एम बाई आर को हम लोग ने लिख दिया V सरफेस। तो एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो थ्री बाई टू टाइम्स होता है V सरफेस के। अगर हम एक स्फेरिकल सेल की बात करें और उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालें, सो एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल V बराबर हो जाएगा माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल वो हो जाएगा V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। और इनसाइड द स्फेरिकल सेल भी V बराबर माइनस जी एम बाई आर के बराबर ही होगा, यानी कि सरफेस में जितना पोटेंशियल होता है एक स्फेरिकल सेल के, उतना ही उसके अंदर भी होता है। अब आपके पास एक रिलेशन है जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में। तो लेट अस सपोज इफ R1 एंड R2 ये पोजीशन वेक्टर हैं टू पॉइंट्स के इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विद इंटेंसिटी I। यहां पर R1 सॉरी इधर R1 और इधर R2, ये दो पॉइंट हो गए, इनके इन दो पॉइंट्स के
ये पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 और R2। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर इन दो पॉइंट्स के लिए देखा जाए ड्यू टू दिस मास m, v2 माइनस v1 बराबर हो जाता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 I डॉट dr, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं dv, इस तरफ वाले को लिख सकते हैं dv बराबर माइनस I डॉट dr। यहां पर इंटीग्रेशन आएगा, यहां पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन I डॉट dr। यहाँ शायद टाइपो रह गया, इस यहाँ पर आएगा R1 टू R2 dv बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन I डॉट dr। यहाँ पर dr क्या है, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, यानी कि dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये होता है dr। और I जो हो जाएगा वो हो जाएगा ix I कैप प्लस iy j कैप प्लस iz k कैप। तो dv बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस I डॉट dr, यानी कि ix dx माइनस iy dy माइनस iz dz। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का साइन आता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आता है। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। बाकी ऐसे भी देखें तो सही ठीक ही लिखा हुआ है, डीवी क्योंकि लिखा हुआ है ना इधर। ठीक है, डीवी लिखा हुआ है। ठीक है, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस आई डॉट डी आर। तो ये बन गया हमारा माइनस आई एक्स डी एक्स माइनस आई वाई डी वाई माइनस आई जेड डी जेड। और आई बराबर हो गया माइनस डेवर बी बाई डेवर एक्स आई कैप माइनस डेवर बी बाई डेवर वाई जे कैप माइनस डेवर बी बाई डेवर जेड के कैप। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर ये जो v है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है, जो v है वो है एक्स वाई जेड, ऐसा v एक फंक्शन है x का, y का और z का, एक्स वाई जेड। तो जिस समय आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पर y और z ट्रीट होता है एज अ कांस्टेंट। जिस समय आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं पार्शियली, x और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, और जिस समय आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, वहां पर x और y ट्रीट करता है एज अ कांस्टेंट। तो आइए अब हम लोग ग्रेविटेशन पर बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अ मास m इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स m एंड कैपिटल M माइनस m which are separated by a certain distance. The ratio m by capital M which maximizes the gravitational force between the parts is। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है। ए में है 1:4, बी है 1:3, सी है 1:2 और डी है 1:1। तो बताइए इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो मास है वो कैपिटल एम दिया हुआ है और फिर ये दो पार्ट्स पर ब्रेक हो गया, स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस एम पर। एक्चुअली इस पे क्या है कि जब ये दो पार्ट्स पर ब्रेक हुआ तो हमें क्या बताना है कि ये ब्रेक क्योंकि हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इनमें एक्ट करेगा, तो स्मॉल और कैपिटल एम का अगर हम रेशियो निकालना चाहें, वो वाला जहां पर की जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ कि द रेशियो एम बाई एम विच मैक्सिमाइजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर किसके मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। यानी कि हमें ये मास और ये मास मानते हुए और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, हमें ये बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमाइज हो जाए। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमाइज करने वाला बहुत जगह यूज होता है, और कैसे उसको हर जगह अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। ग्रेविटेशनल फोर्स के मैक्सिमाइज होने की बात हो रही है, यानी कि एफ को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो चीज वेरी कर रही होगी उसकी वजह से जो क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो रही है। फोर्स मैक्सिमाइज हो रहा है, चेंज किस पे आ रहा है, मास पर। तो यहां पर वेरिएबल मास कौन है, स्मॉल एम वाला, ये तो फिक्स है। कैपिटल एम तो गिवन मास है तो फिक्स है, बदलेगा कौन, स्मॉल एम वाला। यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1:2।
तो हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G टाइम्स फर्स्ट मास टाइम्स सेकंड मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द मासेस का स्क्वायर। तो यहां पर वही चीज हमने मान ली कि F बराबर हो गया जी एम टाइम्स कैपिटल M माइनस वन, सॉरी कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो स्मॉल m और कैपिटल M माइनस m ये दो पार्ट्स बन गए, तो ये दो मास हो गए, इनका प्रोडक्ट कर लिया। और अगर हमें मैक्सिमाइज करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम क्या करेंगे, F को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास और उसको बराबर कर देंगे जीरो के। क्यों करेंगे, फिर से मैं बता देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बताना है कि कब मैक्सिमाइज होगा, m की वैल्यू कितने पर। तो m की वैल्यू वेरिएबल है यहां पर और f को डिफरेंशिएट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में। तो डी एफ बाई डी एम बन जाएगा कैपिटल जी बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स कैपिटल M माइनस टू एम। तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू कैपिटल जी बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स कैपिटल M माइनस टू एम, और ये बनेगा स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू वन बाई टू। तो देयर फोर रेशियो ऑफ टू मासेस शुड बी वन बाई टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो कैपिटल जी और ये जो एक्स है इनको हम लोग कहेंगे कि जीरो नहीं होंगे। तो जीरो क्या होगा, कैपिटल M माइनस टू एम, इसको बराबर जीरो कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो स्मॉल m बाई कैपिटल M बराबर वन बाई टू निकल कर आ जाएगा। फिर है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जिसमें कि आपको पार्टिकल दिए हुए हैं टू एम मास के, स्मॉल m मास के और कैपिटल M मास एट पॉइंट ए बी एंड सी। जो ए बी की वैल्यू है, ए बी एक डिस्टेंस है, वो है हाफ टाइम्स बी सी, और ये जो m है वो कैपिटल M से बहुत छोटा है। जो ये स्मॉल m है वो कैपिटल M से बहुत छोटा है। सो एट टाइम t इक्वल टू जीरो दे आर ऑल एट द रेस्ट एज गिवन इन द फिगर। ये सब रेस्ट में थे। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है m विल रिमेन एट रेस्ट, ऑप्शन बी है m विल मूव टुवर्ड्स कैपिटल M, ऑप्शन सी है m विल मूव टुवर्ड्स टू m, और ऑप्शन डी है m विल हैव ऑसिलेटरी मोशन। बेसिकली यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है स्मॉल m के ऊपर वो चेक करना है और फिर बताना है कि ये जो स्मॉल m है वो किस तरफ मूव करेगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, कि स्मॉल m विल मूव टुवर्ड्स कैपिटल टू m या टू कैपिटल M। कैसे, तो ये जो पार्टिकल स्मॉल m है वो ग्रेटर फोर्स जिस डायरेक्शन पर लगेगा उस तरफ वो मूव करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन m ड्यू टू टू m अगर हम लोग निकालें तो इसको और ऐसे लिख दें एफ अंडर स्कोर m कॉमा टू m। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन मास स्मॉल m ड्यू टू मास टू m। तो आप इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा g टाइम्स टू एम एम डिवाइडेड बाई ए बी का होल स्क्वायर, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो होगी बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। देन अब आप निकालें अगर फोर्स ऑन m ड्यू टू कैपिटल M, तो कैपिटल F m कॉमा m यानी कि फोर्स ऑन स्मॉल m ड्यू टू कैपिटल M, ये हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M टाइम्स m डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम बी टू सी। तो एज बी सी इज इक्वल टू टू ए बी, एफ एम कैपिटल M इज इक्वल टू जी एम एम बाई टू ए बी का होल स्क्वायर बराबर जी एम एम बाई फोर टाइम्स ए बी का होल स्क्वायर। दिस मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास टू एम इज लार्जर एज कंपेयर टू मास m। जो यहाँ पर देखिए वैल्यू ये रेशियो दे रखा है ना कि ए बी इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स बी सी, ये भी एक तरीके का रेशियो बन गया, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू, उसका ही हम लोग ने यहाँ पर यूज किया और ये चीज निकल कर आ गई। तो क्या होगा कि जो m होगा वो मूव करेगा टूवर्ड्स मास टू एम। सीधा सीधा यहाँ पर इसको तुरंत भी समझा जा सकता है, क्योंकि कैपिटल M जो है यहाँ पर वो दूर है एज कंपेयर टू टू कैपिटल M।
तो यहां पर देखो मास ज्यादा है और जो डिस्टेंस है 2m और स्मॉल m के बीच में वो भी कम है एज कंपेयर टू बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो इस वजह से फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी और वो उसी तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द मून व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेट। ये क्वेश्चन छोटे क्लासेस से आप करते आ रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है वेट ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑप्शन बी है वेट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑप्शन सी है वेट ऑफ द पर्सन फर्स्ट डिक्रीजेस विद हाइट एंड देन इंक्रीजेस विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑप्शन डी है वेट ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीजेस विद हाइट एंड देन डिक्रीजेस विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर कोई आदमी मूव कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द मून तो इफेक्ट क्या होगा उसके वेट। तो गौर से समझिए इस चीज को। एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट है मून, और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अर्थ से मून की तरफ। ठीक है, तो जब अर्थ से वो दूर जा रहा होगा तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो बदल रही होगी और उसके बदलने की वजह से जो ये वेट है उस ऑब्जेक्ट का वो भी बदलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कि वेट ऑफ अ पर्सन फर्स्ट डिक्रीजेज विद हाइट एंड देन इंक्रीजेज विद हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट का जो वेट है पहले तो घटेगा हाइट के बढ़ने के साथ साथ, फिर वैसे ही जैसे कि आप थोड़ा और जाएंगे मून के पास तक वैसे ही जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है वो ओवरकम कर लेगा और उसका वेट फिर से बढ़ने लगेगा। बट क्योंकि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि अर्थ से जितना दूर जा रहे हैं वेट में वेरिएशन कैसा है, तो हम यही बोलेंगे कि पहले जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो डिक्रीज हुआ पहले, उसके बाद फिर जैसे हम मून की तरफ ज्यादा पहुंच गए तो वहां पर वेट बढ़ने लगा। तो एज द पर्सन मूव्स अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इंक्रीजेस, सो ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेस। बट जैसे जैसे वो मून की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो ग्रेविटेशनल पुल है मून की तरफ से वो इंक्रीज होता जाएगा, जिससे कि पर्सन का जो वेट है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम बोथ अर्थ एंड मून, अर्थ की वजह से तो कम है बट मून की वजह से वो उसको ओवरकम कर लेगा और जो अर्थ की तरफ है उस पे वेटलेसनेस वाली कंडीशन फिर नहीं आने पाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उसका वेट ही एकदम खत्म हो जाए, कोई एक पॉइंट मिलेगा जहां पर कि दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहे होंगे, बट उसके बाद जैसे उस पॉइंट को क्रॉस करेगा वैसे ही जो मून है वो अपना इफेक्ट शो करने लगेगा। ठीक है, उस पॉइंट के बाद फिर जैसे ही वो क्रॉस करेगा वैसे ही अर्थ जो है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और मून का इफेक्ट बढ़ जाएगा और उसका वेट फिर से बढ़ने लगेगा। अब है आपके पास क्वेश्चन 4, एट द सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर एक प्लैनेट की बात आ गई, इसी वजह से मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं आपको प्लैनेट के टर्म्स पर बताए हैं, अर्थ के टर्म्स पर बताया ही नहीं, मैंने आपको प्लैनेट के टर्म्स पर बताया। सो एट द सरफेस ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट acceleration due to gravity is 1/4 of that on the earth. If a brass ball is transported on this planet, then which one of the following statement is not correct? अब यहाँ पर एक ब्रास बॉल को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है उस प्लैनेट पर, अर्थ से उस प्लैनेट पर, तो हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही होगा। ऑप्शन ए है द ब्रास बॉल हैज सम मास ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ, बिल्कुल होगा, ये तो करेक्ट है। दूसरा फिर क्या है, अच्छा इस पे आपको स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताना है, क्या बताना है, इज नॉट करेक्ट। तो इज नॉट करेक्ट यानी कि तीन सही होंगे एक गलत होगा, ठीक है, ये चीज होगी। तो द ब्रास बॉल हैज सेम मास ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। ऑप्शन बी है द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज अ क्वार्टर ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। ऑप्शन सी है द वेट ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज अ क्वार्टर ऑफ द वेट एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। और ऑप्शन डी है द ब्रास बॉल हैज द सेम वॉल्यूम ऑन द अदर प्लैनेट एज ऑन द अर्थ। तो इसमें से एक गलत है
मास तो देखो बॉल का जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे अर्थ की बात करें चाहे दूसरे प्लेनेट की बात करें। जो फर्क पड़ेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पड़ेगा, और उसकी वैल्यू के बेसिस पर वेट में फर्क पड़ेगा। क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, किस में आएगा? तो वॉल्यूम पे भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में अगर चेंज की बात होती तो उस पे बताया जाता, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता जिससे कि ये पता चलता है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, बट ऐसा तो कुछ इस पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि बॉल के स्ट्रक्चर की बात की ही नहीं गई है। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, बदलेगा क्या फिर? अब यहाँ पर मास सेम अगर रहेगा और इसने दे दिया कि मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज क्वार्टर ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ, तो यही गलत हो जाएगा और क्या। बाकी तो आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं, वेट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका गलत हो गया, मतलब कि जो इस पे इंफॉर्मेशन है वो गलत हो गई, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट आंसर होगा। तो द मास ऑफ द ब्रास बॉल ऑन दिस प्लैनेट इज अ क्वार्टर ऑफ इट्स मास एज मेजर्ड ऑन द अर्थ। तो क्योंकि मास जो है वो ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर मौजूद है, यानी कि उसके अंदर कितना पोटेंट है। ये लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो ब्रास बॉल का जो मास है वो चाहे प्लैनेट कोई दूसरा हो, या अर्थ हो, या कोई सैटेलाइट हो, या कहीं पर भी हो, अंडर द सी हो, अंडर द ओशन हो, कैसा भी हो, मास सेम रहेगा। जबकि वेट बदलता है, और जब हम वेट कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालकर, तो ये हमें मिलेगा कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी अर्थ में वेट, और जो प्लैनेट में वेट है उसको लेकर, वो सही थी। तो देयरफॉर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है मास वाला, कि जो ब्रास बॉल का मास है वो बदल जाएगा, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ बोथ द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ ईच डिक्रीजेस बाय 50%, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड। फॉर्मूला आपको यूज करना है, उसमें जो मास है अर्थ का वो घटा लेना है, यानी कि बेसिकली एक प्लेनेट की ऐसे बात हो रही है जिसका कि मास घट गया, और उसका रेडियस जो है वो भी घट गया। कितना हो गया? 50% हो गया। तो देखिए, कोई भी कैलकुलेशन जो की जाती है वो बचे हुए चीज पर की जाती है। तो अगर इसने लिखा हुआ है कि डिक्रीजेस बाई 50%, इसका मीनिंग ये है कि 50 खत्म हो गया है, तो जो बचा हुआ है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ये स्टेप है, ये स्टेप है। तो ईच डिक्रीजेस बाई 50% अगर उसने बोला है तो पहले 50 को खत्म करिए, बचा कितना? 50%। अगर यहीं पर लिखा होता कि इफ बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ईच डिक्रीजेस बाई 40%, तो आप क्या कैसे कैलकुलेट करते? क्या 40% का यूज करके कैलकुलेट करते? नहीं। रेडियस बची कितनी, मास बचा कितना? 60% बचा होता। बात समझ पर आई? अगर यहां पर मैं लिख देता कि ईच डिक्रीजेस बाई 40%, तो आपको बची हुई चीज पर कैलकुलेशन करना होता, यानी कि 60% को फाइंड करके फिर कैलकुलेट करना होता। बात समझ पर आई? तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता देता हूं, और वो ये है बाई और टू वाला। कौन सा बाई और टू वाला? कॉन्सेप्ट क्या है ये? मतलब क्वेश्चन लिखने का एक तरीका है। जब लिखा जाता है ईच डिक्रीजेस बाई 50%, इसका मतलब है कि 50% जो खत्म हो गया है उसकी बात हो रही है, जो बचा है उसको हमें निकालना होगा, तब जाके आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर यहां पर 40% लिखा होता, ईच डिक्रीजेस बाय 40%, तो आपको 60% वाले के साथ डील करना होता। वहीं पर अगर बाई की जगह पर टू लिखा होता, ईच डिक्रीजेस टू, ईच डिक्रीजेस टू 40%, यानी कि बचा ही 40% होता, तो 40% यूज कर लेते हैं, 40% वाली वैल्यू निकालकर तुरंत उसको यूज कर लेते हैं। बात समझ पर आई? तो जितना बची होती है कोई चीज, उस पर कैलकुलेशन करते हैं, जो गया सो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला, इंक्रीजेस बाई 100%। कैसे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जी, हमें फॉर्मूला पता है, जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम बाई स्मॉल, सॉरी, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इधर उधर बताने में हो रहा है कि कैपिटल है या स्मॉल है, बाकी बात समझ रहे हैं ना क्या है? तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एम क्या है? एम इज द मास ऑफ द अर्थ। इसी वजह से मैं कहता हूँ सिंबल्स क्या है उसकी बजाय वो
उनका मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। आर जो है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर 50% डिक्रीज हुआ है, यानी कि बचा कितना है, मान लेते हैं कि बचा है अगर एम प्राइम मास और जो रेडियस बची है वो आर प्राइम है, तो एम प्राइम बराबर हो गया 0.5 एम और आर प्राइम हो गया 0.5 आर। ध्यान दीजिएगा ये बची हुई चीज हमने करी है। देखने में लग रहा होगा कि डायरेक्ट आपने 50% का यहां पर मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं। 50% यानी कि 1 - 50 डिवाइडेड बाई 100 करके आपने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। या 100 - 50 बाई 100 करके आप कैलकुलेट करिए, सेम ही चीज मिलेगी। तो आप इस पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जी प्राइम बराबर हो जाएगा GM/2 डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स GM/R स्क्वायर, जो कि ये हो गया 2G। तो G की वैल्यू पहले G थी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पहले G थी, अब क्या हो गई 2G, यानी कि G में G ऐड हो गया, यानी कि जितना था उतना ही और आ गया, तो ये कितना इंक्रीज हो गया बाई 100%, जिसको कि कुछ ऐसे निकालते हैं। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बन जाता है जी प्राइम माइनस जी बाई जी का, अगर आप इस तरीके से रेशियो ले लें फिर मल्टीप्लाई करा दें 100 से, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज निकल कर आ जाता है, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू टाइम्स 100। तो इससे परसेंटेज इंक्रीज निकल कर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो यही है। परसेंटेज इंक्रीज जो है वो जी प्राइम माइनस जी बाई जी इंटू 100, तो 2G - G/G इंटू 100, जिससे कि परसेंटेज इंक्रीज बन गया ये 100%, इतना इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a research satellite of mass 200 kilogram circles the earth in an orbit of average radius 3r/2, where r is the radius of the earth. Assuming the gravitational pull on a mass of 1 kilogram on the earth's surface to be 10 newton, the pull on the satellite will be। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए बी सी एंड डी। ए है 880 न्यूटन, बी है 889 न्यूटन, सी है 885 न्यूटन और डी है 892 न्यूटन। तो एक रिसर्च सैटेलाइट की बात हो रही है, उसका मास दे दिया गया है 200 किलोग्राम, वो अर्थ में सर्कुलर इस तरीके से चक्कर लगा रही है। जो एवरेज रेडियस लिया गया है वो 3r/2 लिया गया। तो अगर हम ये मानते हैं ग्रेविटेशनल पुल उस पे 1 किलोग्राम मास पर वो 10 न्यूटन है, तो सैटेलाइट में कितना पुल लगेगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें 1 kg में लगने वाला पुल 10 न्यूटन दे दिया गया। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी वाला 889 न्यूटन। यहां पर mg निकाल लेंगे इस तरीके से कि mg इज इक्वल टू 10, तो m की वैल्यू है यहाँ पर 1, जिससे कि g की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय द रिलेशन g प्राइम इज इक्वल टू g टाइम्स r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो g प्राइम बराबर हो गया 10 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r का स्क्वायर, यानी कि 40/9। यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू पुट करने के बाद ये निकल कर आ गया। तो पुल ऑन द सैटेलाइट विल बी m प्राइम g प्राइम। तो ये बन गया 200 टाइम्स 40/9, यानी कि 889 न्यूटन। तो जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से उस सैटेलाइट पर वो होगा 889 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9 इन टर्म्स ऑफ r, हमें ये निकालकर बताना है कि वो हाइट कितनी होगी। ऑप्शन है आपके पास ए 2r, बी r/√3, सी है r/2 और डी है √2r। इसका करेक्ट आंसर होगा ए 2r। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h की हम बात करें तो वो फॉर्मूला हमें पता है g प्राइम इज इक्वल टू gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो जो वैल्यू हो रही है वो g/9 बन रही है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं g/9 बराबर gm/r स्क्वायर, और यहाँ पर हमने
आर स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो जीएम बाई आर स्क्वायर बन गया और इधर बन गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जिसको कि लिख सकते हैं, देखिए जी एम बाई आर स्क्वायर को जी लिखा जा सकता है, तो ये जी लिख दिया गया और ये बन गया यहाँ पर आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट होगा और ये बन जाएगा 1/9 बराबर आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी कि आर बाई आर प्लस एच बराबर 1/3, तो 3r बराबर आर प्लस एच, यानी कि h बराबर हो गया 2r। So the required height h from the surface of the earth will be 2r. Next question. The change in the value of g at a height h above the surface of the earth is same as at a depth t below the surface of the earth. When both d and h are much smaller than the radius of the earth, then which one of the following is correct? Options है आपके पास A, d is equal to h by 2, B है d बराबर 3h by 2, C है d बराबर 2h और D वाला ऑप्शन है d बराबर h। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, d बराबर 2h। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अगर हम निकालें फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हो जाएगा जी एच, मतलब जी अंडर स्कोर एच लिखा हुआ है, बराबर जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ ये होता है जी डी बराबर जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो जी एच है वो बराबर है जी डी के, यानी कि आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर बराबर जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2h बराबर हो जाएगा डी के। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एच एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ऑप्शन है आपके पास डज नॉट डिपेंड ऑन जी, सी बी वाला है कि इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जी, सी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी और ऑप्शन डी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी कि अगर हम एवरेज डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं अर्थ की, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उस पर कैसे डिपेंड करेगी। तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है सी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, क्योंकि हमें पता है जो स्मॉल जी है वो बराबर होता है कैपिटल जी एम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के, जहां पर कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कैन बी रिटन एज एम अर्थ बराबर 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स रो। यहां पर स्मॉल जी बराबर हो जाएगा 4 कैपिटल जी बाई 3 पाई कैपिटल आर क्यूब बाई आर स्क्वायर टाइम्स रो। तो रो बराबर हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 पाई जी आर टाइम्स स्मॉल जी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो रो है यानी कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि अब यहां पर गौर से देखिए डी एच आर, इनको आपको ऐसे याद नहीं रख लेना है कि जी प्राइम बराबर जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, ऐसा कुछ याद नहीं रखना है आपको। ये याद रखना है कि जी प्राइम क्या है, जी क्या है, वन क्या है, यहां तक ये भी याद रखना है वहां पर क्या वो रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वन तो वन ही रिप्रेजेंट करेगा कि न्यूमरल को, बट वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है कुछ इस तरीके से, मतलब दिमाग चलना चाहिए। डी क्या है, आर क्या है, क्योंकि अगर आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा देंगे तो ये गलत कर देंगे। यहां पर क्योंकि आपसे पूछा है वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब ये जो डिस्टेंस डी मेजर करी जा रही है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, जबकि वो जो उस फॉर्मूले में डी था वो सरफेस से मेजर किया जा रहा था, सरफेस से अंदर की तरफ, जबकि यहां पर अंदर से बाहर की तरफ मेजरमेंट है। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमें मिलेगा वो सी वाला होगा। तो वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विद डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद, ठीक है ये ध्यान दीजिएगा, सेंटर से हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो होता यह है कि इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी के, और जब हम बाहर कोई पॉइंट चूज करते हैं वहां पर वही कैपिटल जी कैपिटल एम बाई डी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड द
सरफेस ऑफ अर्थ, जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। और आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ जी बराबर कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो उसका वेरिएशन हमें इस ग्राफ पर मिलता है कि डी जैसे जैसे बढ़ रहा है फ्रॉम द सेंटर, वैसे वैसे यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से इस तरीके से ये रिड्यूस हो रहा है, ये हाइपरबोलिक बन रहा है। तो आई होप जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।